एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा और वो होगा बातचीत का। इससे थोड़ा सा इंटरैक्टिव करने की कोशिश करेंगे। सभी व्यूअर्स से मेरी गुजारिश है कि अपने सवालों को बेझिझक पूछें यहाँ पर, क्योंकि एक Q&A सेशन है। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या फिर कोई भी आपके पास किसी भी तरीके का सवाल है तो पूछिए। रोहन मेरे सहयोगी इस पूरे सेशन को मॉडरेट करेंगे। रोहन, ओवर टू यू। तो बहुत ही इंसाइटफुल, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग ये सेशन था सर आपका, और बहुत ही आसान शब्दों में समझाया आपने कि स्टार्टिंग अर्ली कितना इम्पॉर्टेंट है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग और कॉस्ट ऑफ डिले कितना ज़्यादा है, उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है। आई एम श्योर कि आप सभी के मन में बहुत सारे अब सवाल होंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो सर ने बता दी, लेकिन आपके मन में होगा कि हम तो अभी स्टूडेंट ही हैं, हम तो अभी पढ़ ही रहे हैं, हम तो खुद ही डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, तो कैसे इन्वेस्ट करें। तो अब आपके पास ये वक्त है खुद सर से सवाल पूछने का। आपके मन में जो भी सवाल हो उसे पूछें, अपना पहले हैंड रेज करें, उसके बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और सवाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन पूछ रहा है? हाँ, यहाँ पे मैम प्लीज माइक। Hello. Yeah. Hello, sir. Thank you for the session. My name is Sarah, and my question to you is, what do you think you see the biggest single mistake that young MBA professionals make in the first year of their journey when they're earning? So in the first 5 years of their earning, what according to you would be the single biggest mistake? So good question, Sarah. Thank you. जो इनिशियल जब हम स्टार्ट करते, जैसे मैंने कवर करा था, जब कभी भी मार्केट में थोड़ा करेक्शन होता है और वो करेक्शन थोड़ा डीप होता है, सबसे पहले मैं काम क्या करता हूँ, मेरी जो सिप चल रही है उसको मैं तुरंत स्टॉप कर देता, या हम बोलते हैं STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, एंड वो सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक है। तो मेरा सभी को यही सजेशन है कि जैसे मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा था कि डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and you know whenever I'm making any investment, so there is some goal, ठीक है, और अगर मैं वो गोल पे अगर पहुंचना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। वो कंटिन्यूटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस कंटिन्यूटी को मिस नहीं करना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी मार्केट डाउन है, और अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मार्केट डाउन हो तो मुझे वो कभी एंजाइटी नहीं होती है, बिकॉज आई मे बी फ्रॉम दिस फील्ड, दिस इज़ द बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। तो जब कभी भी मार्केट डाउन होता है तो आपके संग जो इन्वेस्टर को जो सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या होती है कि वहाँ पर मेरी NAV जो होती है, नेट एसेट वैल्यू, वो नीचे हो जाती है, तो मुझे नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा मिलते हैं। तो जो बिगेस्ट मिस्टेक है वो स्टॉप करने का है, वो बिल्कुल नहीं करना है, उसको कंटिन्यू रहने दीजिए, बल्कि हो सके तो उसमें और टॉपअप करिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था, सिप टॉपअप। नो, दिस इज़ द न्यू फैसिलिटी। 21 ईयर्स बैक वो फैसिलिटी थी नहीं जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्टॉप योर इन्वेस्टमेंट्स। सो ये एक मैंने यूजुअली मिस्टेक देखा है। थैंक यू सो मच सर। विवेक सर, इससे पहले मैं अगले सवाल पे जाऊं, एक सवाल मैं इन सबसे पूछना चाहूँगा और इनके बिहाफ पे आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ जो ऑडियंस है हमारी एक मिक्स क्राउड है, अलग अलग स्ट्रीम्स के हैं, सब फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं हैं। तो एक चीज़ होती है परफेक्ट टाइमिंग या स्टार्टिंग अर्ली, दूसरी चीज़ होती है परफेक्ट नॉलेज। इज देयर समथिंग कॉल्ड परफेक्ट नॉलेज बिफोर यू इन्वेस्ट? सही देखिए, परफेक्ट नॉलेज थोड़ा बहुत तो मुझे बेसिक्स पता रहना चाहिए। बेसिक्स में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये पता चले कि मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, ठीक है, फिर मेरे गोल्स क्या हैं, बेस्ड ऑन दैट फिर जो है मेरे को फंड एक सिलेक्शन करना रहता है। तो उसमें जो है, अगर मुझे सिर्फ उसमें ये देखना है कि वो फंड कितना पुराना है, ठीक है, हु इज़ द फंड मैनेजर, उस फंड मैनेजर का ट्रैक क्या है, और उस फंड ने अपना जो है जो बेंचमार्क है उसको वो कितने कंटिन्यूसली बीट कर रहा है। तो अगर ये 3-4 चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप करने के लिए बहुत एक जो कहते हैं ना, जो बेसिक्स, जो हाइजीन, जो ये एक बेसिक हाइजीन है, और उसके बाद मैं उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करूँ। बट रिव्यू करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं उसको स्टॉप कर दूँ, क्योंकि आज भी जैसे हम जर्नी देख रहे थे कि 1 लाख रुपए जो था 6.5 करोड़ बन गया। वो 6.5 करोड़ इसलिए बना क्योंकि वो मार्केट कितना भी वोलेटाइल था वो कंटिन्यू रहा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब कभी भी आपको रिव्यू कर रहे हैं अपना पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो डाउन है, जैसे अभी हमारे पोर्टफोलियो जो है ना काफ़ी ब्लीड कर रहे हैं, तो उसको स्टॉप नहीं करना, उसको कंटिन्यू रखना है। तो ये 3-4 पॉइंट्स अगर मैं ध्यान रखता हूँ तो डेफिनेटली जो रहेगा कि वो मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्मूथ करेगा। जी, चलिए हमारे पास एक और सवाल है, आप पूछना चाहेंगे? So, my name is Mohini
सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि अभी जो जेनजी का ज़माना है तो हमारे में ट्रेंड है कि इट्स अ टर्म कॉल्ड योलो, यू लिव ओनली वंस. सो इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं बट उस पर कंसिस्टेंट कैसे रहे? से देखिए, कंसिस्टेंट रहने का अगर आप मेरे से अगर पूछेंगे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे जो ना फाइनेंशियल गोल्स हैं, तो मुझे पता है कि मेरे डॉटर की मैरिज के लिए, उसके हायर एजुकेशन के लिए, मेरे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मुझे कितनी ज़रूरत है. ठीक है, तो जब कभी भी मैं डेविएट होता हूँ तो मैं हमेशा अपने प्लान्स को देखता, मेरे गोल्स क्या थे. ठीक है, मैं वहाँ तक मुझे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा. और जैसा आपने बिल्कुल सही बोला कि सिंगल लाइफ है, और जानती है रियल लाइफ और रियल लाइफ में एक ही फ़र्क है कि हम लोग रीटेक नहीं कर सकते हैं. जो मैंने मिस्टेक जो 20 साल पहले करी थी वो प्रोबेबली दोबारा अगर मैं करता हूँ तो उसका कोई चांस नहीं है. इम्पॉर्टेंट इज़ योर गोल सेटिंग. आप अपने गोल्स बनाइए और उस गोल्स के अगेंस्ट आपको कितने पैसे की ज़रूरत है एक वो सेट करिए एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग. और जब कभी भी आप डेविएट हो रहे होंगे ना, एंड जो हमने डिसिप्लिन की बात कर रहा था ना, देखो लाइफ में डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मोटिवेशन एक दिन बहुत हाई रहेगा, जब मार्केट बहुत टॉप में रहता है ना तो लोग इतने मोटिवेट हो जाते हैं. अभी जैसे गोल्ड एंड सिल्वर की रैली थी, बिलीव मी, इतने फ़ोन आते थे कि सर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना. हम लोग मना करते थे बट लोगों ने भर भर के पैसा डाला. और एम्फी का डेटा, दीपाली वुड अग्री, एम्फी का डेटा देखेंगे तो सिल्वर और गोल्ड में सबसे ज़्यादा पैसे आए हैं, डिस्पाइट हम लोग मना कर रहे थे. इंपॉर्टेंट ये कि आप अपना गोल सेट करिए और उसमें आप कंटिन्यू रहिए. और जब कभी भी आपके मन में ये लगे कि यार मुझे इसमें जो है डीमोटिवेट हो रहे हैं ना, तो अपने गोल्स को देखिए एंड कंटिन्यू योर जर्नी. तो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट है. अगला सवाल हमारे पास आ रहा है जी. For a graduating student who's just starting their first job, what would you say is the best like UTI mutual fund that we can invest in? ओके, सो स्टार्ट करने के लिए जो सबसे जो कैटेगरी वाइज मैं बताता हूँ, सबसे बेस्ट कैटेगरी रहेगी मल्टी कैप फंड. एंड वाई मल्टी कैप फंड? बिकॉज मल्टी कैप में एज पर द सेवी नॉर्म या डेफिनेशन उसमें लार्ज मिड स्मॉल कैप तीनों 25 रहता है, तो एक इक्वल वेटेज है. एंड रिमेनिंग जो 25% रहता है वो फंड मैनेजर कैन टेक अ कॉल डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूएशन ऑफ ईच लार्ज मिड एंड द स्मॉल कैप. तो अगर आप उससे अगर स्टार्ट अप करते हैं तो वो आपको एक बैलेंस रहेगा. एंड सेकंड फंड आई वुड एडवाइस कि गो फॉर द प्योर लार्ज कैप फंड. वाई प्योर लार्ज कैप फंड? जैसे आज का टाइम मार्केट बहुत वोलेटाइल है और मार्केट काफ़ी डाउन है, तो लार्ज कैप कंपनीज क्या होती है, वो बहुत एस्टैब्लिश कंपनीज होती हैं, तो उसमें आपकी वैल्यू इतना डाउन नहीं होगा एज कम्पेयर टू द मिड एंड द स्मॉल कैप. तो फॉर द न्यू बिगनर्स पहला आप एक मल्टी कैप फंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा प्योर लार्ज कैप फंड. और उसमें भी आप ये देखिएगा कि वो फंड एटलीस्ट मार्केट में पिछले 5 साल से रहे. फंड मैनेजर्स का आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए एंड ऑल्सो वो फंड का साइज़ क्या है और पिछले 5 साल में उसने अपने बेंचमार्क को और पीयर ग्रुप को कितने फ्रीक्वेंटली बीट कर रहा है और किस नंबर से बीट कर रहा है. तो ये बेसिक हाइजीन है. अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आई थिंक आपकी जर्नी अच्छी रहेगी, स्मूथ रहेगी. एंड सिंस यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर करियर, तो मेरा आपको एडवाइस रहेगा कि विदाउट एनी डिले आपका जो भी सैलरी है उसका कम से कम जो है 30 to 35% जो आप अपना इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करिए. ओके, तो ये कुछ बेसिक हाइजीन की बात की जो कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जिनका पालन करें. बहुत अच्छे टिप्स दिए. अगला क्वेश्चन हमारे पास एक और है, आप इंट्रोड्यूस करें खुद को. हाय सर, आई एम मनीष कलवार. बेसिकली एट द बिगनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जैसे हम फ्रेशली ग्रेजुएट हो रहे हैं उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो हम वो परसेंटेज ऑफ रिटर्न पे देखते हैं. सो परसेंटेज ऑफ रिटर्न इन म्यूचुअल फंड इज लाइक कम दिखता है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स. लाइक पास्ट 2 ईयर्स अडानी के स्टॉक्स को देखे तो वो डबल ट्रिपल हो रहे थे. उस टाइम पे जिसने उस ऑल टाइम हाई पे खरीदा था वो 50% डाउन में है अभी. तो उसको बैलेंस आउट कैसे करें कि लाइक where do I need to invest, like how much money like I need to invest in mutual fund or how much money I need to invest in stock market? See, एक चीज़, रिटर्न इज़ अ बाय प्रोडक्ट. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि रिटर्न इज़ अ बाय प्रोडक्ट. व्हाट इंपॉर्टेंट इज़ द पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन. अगर मेरा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा. और जैसे मैं अभी गोल्ड और सिल्वर का आपको एग्जांपल दे रहा था, लोग जो ना इंडिया में अभी भी अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि
हम रिटर्न को चेज़ करते हैं, हम टाइम को नहीं देखते हैं, हम पोर्टफोलियो नहीं देखते हैं। जब कभी भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जैसे आपने अडानी की बात करी, अगर आप BSE या NSE का अगर आप देखेंगे तो NSE में 50 कंपनीज़ हैं और BSE में 30 कंपनीज़ हैं, और इन 40 ईयर्स की जर्नी में देखेंगे तो बहुत सी कंपनी इन हुई, बहुत सी कंपनी आउट हुई। ठीक है, ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है कि नेक्स्ट 30 to 40 ईयर्स में कौन सी कंपनी जो टॉप में रहेगी। उसके लिए कुछ आपको जो है फंडामेंटल और टेक्निकल देखना पड़ेगा कंपनीज़ का, बट ईजी वे ये रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए, बिकॉज वो फंड मैनेजर आपका काम वहाँ पर आसान कर रहा है। ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फंड वो ऑटोमेटिकली कॉल लेगा और वो कंपनी को एंट्री एग्जिट करेगा। तो मेरा आप लोगों का एडवाइस ये रहेगा कि अगर मैं पर्सनल बात करूँ तो मेरा डायरेक्ट स्टॉक में एक्सपोजर बहुत कम है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि डायरेक्ट स्टॉक में जाना कहाँ है। मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड है, और म्यूचुअल फंड आपको वो सारी एवेन्यूज़ देता है कि अगर आपको एक स्मॉल कैप कंपनी भी अगर खरीदनी है स्मॉल, तो म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप फंड्स हैं, मिड कैप में जाना है तो मिड कैप के फंड्स हैं, लार्ज कैप में जाए तो लार्ज कैप के फंड्स हैं, और लाइकवाइज मल्टी कैप में जैसे मैंने बोला है, तो आपको सारे एवेन्यूज़ जो है ना थ्रू म्यूचुअल फंड मिलेंगे। तो बिगनर्स के लिए म्यूचुअल फंड इज़ द राइट वे टू एंटर इनटू द मार्केट। कुछ टाइम स्पेंड करिए, 5 साल 10 साल 15 साल, फिर आपको अगर कॉन्फिडेंस आता है देन गो फॉर द डायरेक्ट स्टॉक्स। तो विवेक सर ने बताया कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड इज़ द राइट वे। एक और सवाल हमारे पास है, आप पूछिए। Hi, I'm Harpreet. With the rising expenses and limited investment capacity for freshers, as in we can say to the middle class family, what is recommended approach to start investing in? देखो इन्वेस्टमेंट का जो सिंपल रूल क्या है कि मुझे उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि मैं रात में आराम से सो सकूं। मेरी सैलरी लेट से 2 लाख रुपए है और 1.5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया और मेरे बाकी खर्चे मीटअप नहीं हो रहे हैं ना। सिंपल रूल है, इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस कि मेरे को जो है PSLV GSLV के थ्रू जो मार्स में है वहाँ जाना है। वेरी वेरी सिंपल, ये हम लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं। पहला रूल ये कि वो पैसा मैं इन्वेस्ट करूँ, अगर वो नीचे भी होता है तो मेरी रातों की नींद जो है ना मैं आराम से सो सकूं। और जो थंब रूल है, जब आप जो भी आपके जो सैलरी है उसका कम से कम 30% आप डेफिनेटली जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स में दे, वॉट एवर इज़ योर सैलरी। हो सकता है इनिशियल टाइम में थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, बट रेस्ट अश्योर कि अगर आपने उसको कंटिन्यू करा तो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ना वो आपको बहुत कुशन करेगा। तो अगर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो थंब रूल है 30%। 30% नहीं कर सकते तो डेफिनेटली बिटवीन 10 to 20% में आप ज़रूर करिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है और आपको रात में आराम से नहीं सो पा रहे हैं, तो फिर आप जो है ना उस पैसे को विड्रॉ कर लीजिए जब आपको लगेगा, देन यू स्टार्ट। बट या इम्पॉर्टेंट इज़ कि यू शुड स्टार्ट विद अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। आप 500 रुपये से भी जो ना आप सिप स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म अगर उसको रखते हैं तो 500 रुपये भी जो होगा ना विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड विद द पावर ऑफ टाइमिंग यू विल मेक अ गुड कॉर्पस। अच्छा विवेक सर, इससे पहले कि हम रैप अप करें, लास्ट पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि यहाँ सारे स्टूडेंट्स हैं और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इनमें से डिपेंडेंट रहते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर किसी भी तरह की फंडिंग के लिए। तो आपने बताया कि 500 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो कब शुरू करें? कॉलेज में रहते शुरू कर लें, उससे पहले शुरू कर सकते हैं, या जॉब का वेट करें? और कितने से शुरू कर सकते हैं, मिनिमम कितना होना चाहिए? स्टार्ट का जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जब मेरी डॉटर का 0 डे से मैंने स्टार्ट करा तो मिनिमम 500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आई नो जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं 5000 से नीचे तो कोई भी, मतलब बेयर मिनिमम 5000 से, तो मैं अगर 15 साल पहले की बात करूँ तो 500 रुपये प्रोबेबली मैं कर सकता था। आप लोग जो है, ज़रूरी नहीं है कि जब मैं जॉब में जाऊँ तभी मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। ये एक मिथ है और ये हम लोग ने बहुत बड़ी गलती करी है कि जब मैं जॉब में आया मैंने सोचा मेरी अच्छी सैलरी होगी तो मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा, और सैलरी कभी अच्छी नहीं होती है। जब आप लोग भी आएंगे ना, अगर आप लोगों को 10 लाख भी मिल रहा होगा मंथली, बोलेगा यार सैलरी बहुत कम है, क्योंकि पीयर ग्रुप को थोड़ा ज़्यादा मिल रहा होगा। तो जो कोई भी आपकी सैलरी है, आज आप स्टूडेंट हैं, जो भी आपकी पॉकेट मनी है, जो मैं बात कर रहा था लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का, उसमें से अगर आप 500 रुपये भी बचा लेते हैं, 500, और उससे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, और मे बी एवरी ईयर जो मैं टॉपअप की बात कर रहा था, ठीक है, क्योंकि पॉकेट मनी तो बढ़ते ही जाते हैं और वो हर महीना बढ़ता है, साल में नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर मैं एक्यूमुलेट करूँगा डेफिनेटली विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड टाइमिंग,
उससे आप एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट में बस एक ये चीज़ कहूँगा कि टाइमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने लंबे टाइम तक आप इन्वेस्टमेंट्स में बने रहेंगे आपको उतना वो बेनिफिट करेगा। तो उम्मीद है आप सभी के मन में जो सवाल होंगे इस प्रेजेंटेशन के बाद वो बहुत हद तक सर ने जवाब दे दिए होंगे, और क्रक्स यही है कि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं उतना सबके लिए अच्छा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, हमसे बात करने के लिए और सारे स्टूडेंट्स के जो सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच।